session how our habits harm the planet. Assalamu alaikum everyone. Am I audible to all? Yes, ma'am. The topic of today's session is all about how our habit harm the planet, and mostly we will focus on the fast fashion, food waste, and overconsumption, as they are the most common habit which are ruining our planet. So let's move forward without wasting any further time. We will discuss fast fashion, food waste, overconsumption, and their adverse effect on our planet, and what we can do to overcome the bad impact of these factors. So first of all, our habits, our planet, Pakistan environmental challenges. Pakistan is being ranked as top 10 countries who are suffering from vulnerable climate conditions. Although Pakistan contribute less than 1% to the global emission, yet our local habits worsen the environmental damage. So first of all, we will discuss the fast fashion. Fast fashion is when the clothes are made quickly, cheaply to follow the latest trend. फास्ट फैशन इंडस्ट्री में बेसिकली ये होता है कि जो क्लॉथेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से बनाए जाते हैं, ताकि वो जो लेटेस्ट ट्रेंड है उनको फॉलो किया जा सके। और उन क्लॉथेस की जो क्वालिटी होती है वो बहुत लो होती है, एंड दे आर नॉट मेड टू लास्ट लॉन्ग, और उनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। और ये सब कुछ किया इसलिए जाता है ताकि जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको हम फॉलो कर सकें और हम न्यू क्लॉथेस जनरेट कर सकें। हम अगर फास्ट फैशन इंडस्ट्री की प्रोडक्शन साइकिल के बारे में देखें, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गारमेंट, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास फास्ट फैशन इंडस्ट्री का होता है उसके अंदर रॉ मटेरियल यूटिलाइज होते हैं, कॉटन, पोलिएस्टर एंड अदर टेक्सटाइल आर प्रोड्यूस। देन जो नेक्स्ट स्टेप होता है टेक्सटाइल प्रोडक्शन, फैब्रिक्स और वोवन, जो रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं उससे जो डिफरेंट फैब्रिक्स जो होती हैं वो हासिल की जाती हैं, डाइड एंड फिनिश्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, और उसको उसकी फिनिशिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट स्टेप इज़ गारमेंट प्रोडक्शन। इसके अंदर जो आपको जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट गारमेंट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, उनको डिज़ाइन किया जाता है और उनको कट किया जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ रिटेल एंड कंजप्शन। देन उनकी पैकेजिंग होती है, प्राइस टैग्स लग जाते हैं एंड कंजम्पशन। देन उन जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट के अंदर अवेलेबल कर दिया जाता है एंड कंजम्पशन, एंड देन दे आर कंज्यूम बाय कंज्यूमर्स। As we talk in previous slide that the quality of the clothes produced by the fast fashion industries are not durable. So the consumer will buy these clothes and within no time they will become waste and disposal. Unwanted clothes end up in the landfills are incinerated causing pollution. जो अनवांटेड क्लॉथेस होते हैं, अनवांटेड जो क्लॉथेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। देन उनको उनकी जो डेस्टिनी होती है वो लैंडफिल्स के अंदर उनको डंप किया जाता है या उनको इंसिनरेटर के अंदर बर्न कर दिया जाता है। देन इट इज मेंशन रिसाइकलिंग। सम क्लॉथेस इज रिसाइकिल और अपसाइकिल बट दिस प्रोसेस इज लिमिटिंग। पाकिस्तान के अंदर जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो माइन्यूट लेवल पे ही हो रहा है। ठीक है। तो मोस्टली जो क्लॉथेस जनरेट होते हैं फास्ट फैशन इंडस्ट्री के वो लैंडफिल्स के अंदर ही जाते हैं। रिसाइकलिंग का प्रोसेस मिनिमम मिनिमम रेशो में हो रहा है। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ द वेस्ट। अब जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री से वेस्ट जनरेट हो रहे हैं उसके वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। टेक्सटाइल वेस्ट, 92 million ton of the textile waste is generated annually and much of it ended up in the landfills. Next is fast fashion waste. Fast fashion model promote overconsumption leading to the rapid accumulation of unwanted clothes. फास्ट फैशन इंडस्ट्री के जो मॉडल्स होते हैं वो ओवर कंजम्पशन को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है। जो पीपल होते हैं वो न्यू न्यू ट्रेंड से अट्रैक्ट होते हैं और वो न्यू क्लॉथेस को बाय करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट जनरेशन होती है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंककि वो सारे क्लॉथेस एट द एंड कहाँ पे डंप हो रहे हैं, लैंडफिल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारी प्लेनेट जो है उसको वो डिग्रेड हो रहा है, उसकी जो क्लाइमेट कंडीशन है वो डैमेज हो रही है। नेक्स्ट इज इंसिनरेशन। टेक्सटाइल वेस्ट, फास्ट फैशन इंडस्ट्री से जो हमारे पास वेस्ट जनरेट गैस
हाउ फास्ट फैशन हार्म द प्लेनेट। फॉर सपोज अगर वन टी शर्ट इज इक्वल टू 2700 लीटर ऑफ वाटर। अगर एक टी शर्ट जो है, एक टी शर्ट जो बनाई जाती है फास्ट फैशन इंडस्ट्री की, उस वो 2700 लीटर ऑफ वाटर को कंज्यूम कर रही है। WHO की स्टडी के अकॉर्डिंग जो जो 2700 लीटर ऑफ वाटर इज बीइंग कंज्यूम टू प्रोड्यूस वन टी शर्ट can be used by one person for 2.5 year for drinking purposes. Next is toxic dye pollute river। जो हमने पहले बात की है कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो होता है वो डिफरेंट डाइज होते हैं, डिफरेंट डाइज होते हैं जो यूज होते हैं क्लॉथ्स को प्रोड्यूस करके। उसको जब डाई किया जाता है तो वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डाइज हैं वो इल्यूट हो रहे हैं, वो इल्यूट होकर हमारे वाटर बॉडीज के अंदर जो लैंड के ऊपर वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर एंटर हो रहे हैं। ठीक है। It would indirectly, it eventually harm the aquatic ecosystem and contaminate the drinking water। इसकी वजह से हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है और हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी क्वालिटी भी है वो डैमेज हो रही है। थर्ड इज सिंथेटिक फाइबर शेड्स द माइक्रोप्लास्टिक। अब हमने as we see in the previous slide that the raw material used in the fast fashion industry is synthetic fibers such as nylon, acrylic acid, acrylic and polyester, etc. All of these raw materials shed some of the microplastic, and the study conducted by the WFP shows that these microplastic is consumed by the fishes. And when we consume such fishes, that microplastic become the part of our body and which is carcinogenic and which eventually cause the cancer and other many harmful disease in the humans. Uh, Study conducted by WHO shows that the 20% of industrial pollution water pollution come from the textile dyeing. And the EPA study was conducted and it showed that the total of the 10% of the total out of the total global carbon emissions is due to the fast fashion industry, and it is more than the all international flights। means के जो फ्लाइट्स हैं उनकी वजह से भी एज कम्पेयर्ड इतना ग्लोबल कार्बन इमिशन नहीं हो रही जितनी फास्ट फैशन इंडस्ट्री की वजह से हो रही है। बिकॉज हमने जैसे पीछे देखा कि ट्रेंड इंक्रीज हो रहे हैं, तो कंज्यूमर जो है वो उन ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए फास्ट फैशन इंडस्ट्री के जो क्लॉथेस है उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी लो है तो वो लैंडफिल्स भर रहे हैं और इसी वजह से। थर्ड इज 85 study conducted by WHO in 2022 shows that 85% of the textile waste is polluting the land for and a truck load, and it shows that the truck load of the clothes is dumped every second। हर एक सेकंड के अंदर एक ट्रक लोड जो होता है क्लॉथेस का वो डंप किया जाता है लैंडफिल्स के अंदर। तो इसकी वजह से जो हमारे जो लैंड एरियाज हैं, जो हमारी ओपन डंपिंग साइट्स हैं वो फिल हो रही हैं और उसकी वजह से हमारे प्लानट जो है वो इनडायरेक्टली इवेंचुअली जो है वो उसकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है। Let check this graph। It shows that increase in the fashion market leads to the increased deterioration of the planet। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जो है फास्ट फैशन जो है उसकी मार्केट का साइज तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से फास्ट फैशन मार्केट की वजह से जो है वेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स जो हैं जब लैंडफिल्स के अंदर डंप किए जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो प्लानट की जो क्लाइमेटल कंडीशन है वो डैमेज हो रही है। Snowball, excuse me, Snowball, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही है। तो मैंने बस कहना था कि आप थोड़ा सा स्लो समझाओ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो बच्चों को समझ नहीं आ रही, तो आप आराम से। मैम आपकी आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आराम आराम से जाओ ताकि बच्चों को हर चीज समझ आ जाए। मेरे ओके थोड़ा ओके बहुत आप ठीक, तेज से बता रही, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ। Um, अब आप लेट्स चेक दिस ग्राफ टू ग्रोथ ऑफ द क्लॉथिंग सेल एंड डिक्लाइन इन द क्लॉथिंग यूटिलाइजेशन। अब इस ग्राफ के अंदर इस ग्राफ के अंदर 2000 से लेकर 2015 तक स्टडी एक ग्राफ के थ्रू शो की गई है। अब ये जो नीचे ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये शो कर रही है कि 2000 से लेकर ऑनवर्ड ईयर फास्ट फैशन मार्केट का साइज जो है विद इन द पैसेज ऑफ ईयर ये जो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ऊपर जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है वो ये शो कर रही है कि कंज्यूमर ने उन प्रोडक्ट को कंज्यूम कितना किया है। पहले उन लोगों ने
कंज्यूमर ने उन प्रोडक्ट्स को, उन क्लॉथेस को ज़्यादा कंज्यूम किया, लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो कंजम्पशन है वो कम हो गई है। उन्होंने प्रोडक्ट बाय जो है वो ज़्यादा किए हैं, लेकिन उनको यूज़ जो है वो कम किया। जब कंज्यूमर ने कोई भी प्रोडक्ट लिया और उसको यूज़ नहीं किया इतना ज़्यादा, तो वो कहाँ पे, वो एक वेस्ट बन गया, ठीक है। अब उस वेस्ट की जो फाइनल स्टेज क्या है कि उसने कहीं ना कहीं डंप हो जाना है, या उसने वाटर बॉडीज के अंदर चला जाना है, या उसने किसी लैंडफिल में चला जाना है, या उसने कहीं पे बर्न होने जाना है, ठीक है। तो 2000 से लेकर 2015 तक ये रेशो जो है वो डबल हो गई है। सेल्स, मार्केट साइज और सेल जो है वो डबल हो गई है, और कंजम्पशन जो है, यूजेज जो है प्रोडक्ट्स का, वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से इवेंचुअली हमारे जो प्लेनेट है उसके अंदर जो वेस्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट जो है वो, हमारी जो अर्थ है वो, उसकी नेक्स्ट हमारे पास है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव। We are talking about fast fashion, in which we have talked that the clothes are made very quickly. They are cheap. They lack durability. So let's talk about some sustainable alternatives. Slow fashion. Slow fashion emphasize quality, durability, and timeless design over the fast trends. स्लो फैशन बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर हमने क्वालिटी को देखना होता है, ना कि क्वांटिटी को। और जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट आपने लेना है, फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स की बात हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, वो वन टाइम यूज़ ना हो, एंड टाइमलेस डिज़ाइन ओवर द फास्ट ट्रेंड। जिस तरह हमने पहले बात की कि हर आए दिन कोई ना कोई ट्रेंड है जिसको फॉलो करने के लिए लोग फास्ट फैशन इंडस्ट्री के अंदर से क्लॉथ्स को परचेज कर रहे हैं, तो हमने टाइमलेस डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जो ज़्यादा टाइम तक जो ज़्यादा टाइम तक यूज़ किए जा सकें, ताकि हमें न्यू जो क्लॉथ्स हैं उनको लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसकी वजह से होगा क्या कि एट द एंड जो होगा, वेस्ट जनरेशन जो होगी वो कम होगी, और हमारी जो प्लानट की जो क्लाइमेट कंडीशन होगी वो इम्प्रूव हो सकेगी। सेकेंड वन इज कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर कैन मेक्स मोर सस्टेनेबल चॉइस बाय बाइंग लेस, रिपेयरिंग एंड सपोर्टिंग एथिकल ब्रांड्स। जो कंज्यूमर हैं, जो कि मतलब कंज्यूमर फॉर एग्जांपल हम लोग ही हैं, तो हम लोगों को सस्टेनेबल चॉइसेस को प्रेफर करना चाहिए, यानी हमें बाइंग लेस, कम से कम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। रिपेयरिंग, या अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो जो अगर उसकी हम रिपेयर करके उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ये रिपेयरिंग को प्रेफर करना चाहिए, और हमें एथिकल यानी इको फ्रेंडली ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए, रादर देन द ब्रांड्स विच आर जस्ट पोल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट, आवर प्लानट। And now the next is the food waste. It happens when we throw away food that could have been eaten either at home, in restaurants, or in shop. फूड वेस्ट के अंदर, फूड वेस्ट तब होता है जब हम उस खाने को हम वेस्ट कर देते हैं जो कि अभी खाया जा सकता था। और ये अमूमन घरों में ऐसा फूड वेस्ट, घरों में भी फूड वेस्ट हो रहा है, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी और शॉप्स के अंदर भी। Food waste, a hidden climate culprit. Pakistan is a developing country and Pakistan is suffering from food crisis. पाकिस्तान के अंदर जो है रिसोर्सेज की कमी है, डिस्पाइट इसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर भी फूड वेस्ट हो रहा है, ठीक है। Studies show that the 36 million tons of the food is wasted annually. एनुअली, सालाना, हर साल में 36 मिलियन टन जो होता है वो फूड को वेस्ट कर दिया जाता है। और अगर 40% ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल फूड जितना प्रोड्यूस होता है उसके अंदर से 40% फूड ऐसा होता है जो कि खाने के काबिल होता है, लेकिन उसको वेस्ट कर दिया जाता है, या किसी रेस्टोरेंट के अंदर, होम्स के अंदर जिस तरह हम लोग वेस्ट करते हैं, या डिफरेंट साइट्स के ऊपर उसको वेस्ट कर दिया जाता है। हाईएस्ट एट द वेडिंग एंड द रेस्टोरेंट, और मेनली जो फूड वेस्टेज की रेशो देखी गई है वो ज़्यादातर वेडिंग्स के अंदर और रेस्टोरेंट के अंदर सबसे ज़्यादा वेस्ट हो जाता है अप टू 30% ऑफ द सर्व्ड फूड। टोटल जो सर्व्ड फूड होता है उसके अंदर से 30% फूड ऐसा होता है जो वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ फूड वेस्ट हार्म द प्लानट। अब फूड वेस्ट हमारे प्लानट को कैसे हार्म कर रहे हैं। फूड वेस्ट इज इक्वल टू फूड इनसिक्योरिटी।
फूड वेस्ट ज़्यादा होता है तो फूड इनसिक्योरिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। फूड इनसिक्योरिटी ऐसी है कि जो फूड है वो इस जनरेशन को तो अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन ये एक थ्रेट है कि मे बी फर्दर जो नेक्स्ट जनरेशन हो उसको उनको ये वाली फूड के रिसोर्सेज मुहैया हों या ना हो, ठीक है। क्योंकि जो हमारा हम जिस स्पीड से फूड के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं उससे ये थ्रेट है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये अवेलेबिलिटी पॉसिबल होगी या नहीं होगी। सेकंड इज वेस्ट प्रेशियस रिसोर्सेज। अब जो फूड जो हम वेस्ट कर रहे हैं उसको बनाने के लिए पहले सबसे पहले उसको उगाने के लिए जो लैंड, जो एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, लेबर और जो मनी वगैरह यूज किया जाता है वो इनडायरेक्टली वेस्ट हो रहे हैं। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ये होता है कि जो फूड को लेके आने में उसकी ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी व्हीकल या जो भी चीज़ यूज हुई है वो किसी ना किसी फॉसल फ्यूल के ऊपर चलती है, तो उसकी वजह से हम इनडायरेक्टली उन फॉसल फ्यूल को भी वेस्ट कर रहे हैं जो इस ट्रांसपोर्ट के अंदर यूटिलाइज होते हैं। फोर्थ इज रोटिंग फूड। जब भी हम किसी भी फूड को वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे मिथेन मिथेन गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं जो उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ पे मिथेन गैस प्रोड्यूस होती है, और मिथेन गैस इज स्ट्रॉन्गर 28 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन CO2। मिथेन गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 28 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है, ज़्यादा हार्मफुल होती है, और इसकी वजह से हमारी जो क्लाइमेट जो है वो डिग्रेड हो रही है, और इसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर को मेनली जो है वो हार्म हो रहा है। नेक्स्ट इज ग्लोबल फूड इम्पैक्ट। WFP studies show that food waste account for 8% of the global greenhouse gas emission, more than aviation sector। WFP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टोटल एनुअली जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रही है उसके अंदर जो 8% पार्ट होता है वो फूड वेस्ट की वजह से ही होता है। मीन्स कि जो फूड हम लोग वेस्ट कर रहे होते हैं उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती है उसके अंदर 8% इतना हिस्सा होता है कि वो जो फूड वेस्ट की वजह से कंट्रीब्यूट हो रहा है, मोर देन एविएशन सेक्टर, और ये एविएशन सेक्टर से भी ज़्यादा है। सेकेंड वन इज 1.3 million food. WHO data show that 1.3 million tons of the food wasted annually। 1.3 million टन फूड ऐसा होता है जो हम एनुअली वेस्ट कर रहे होते हैं। थर्ड इज 70% ऑफ द ग्लोबल फ्रेश वाटर विदड्रॉल गो टू द एग्रीकल्चर, विद 30% ऑफ दैट यूज टू ग्रो फूड दैट नेवर ईटन अप। ओके, अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो फ्रेश वाटर यूज होता है जो क्रॉप्स को उगाने के लिए, उसके अंदर से 70% वाटर टोटल वहां पे जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर से भी 30% वाटर उस फूड को प्रोड्यूस करने के अंदर ही यूटिलाइज हो जाता है, जिसने एट द एंड वेस्ट ही होना है। तो इसकी वजह से हमारा वाटर रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो रहे हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल भी डिप्लीट हो रहे हैं। और जब इतना ज़्यादा, जिस तरह हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि 1.3 मिलियन टन्स ऑफ द फूड एनुअली वेस्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्वाइवल के लिए भी जो फूड होती है वो अवेलेबल नहीं होती, तो उसकी वजह से कुछ लोग स्टारवेशन से भी डेड हो रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल फूड वेस्ट कंपोजिशन। अब हम एक पिक्चर देखते हैं जिसके अंदर डिवीजन हुई है कि कितना फूड एनुअली, कौन कौन से आइटम जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। 30.0% सीरियल वेस्ट होते हैं एनुअली। 10.0% मीट, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो 10.0% एंड 45.0% फ्रूट एंड वेजीज जो होते हैं ये एनुअली वेस्ट हो रहे हैं। Our next step is ओवर कंजम्पशन। ओवर कंजम्पशन, बेसिकली ओवर कंजम्पशन का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ओवर कंजम्पशन इज़ व्हेन वी बाय आर यूज मोर थिंग देन वी रियली नीड। ओवर कंजम्पशन के अंदर हम उन चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी नीड से बढ़कर। एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल प्रेशर ऑफन मेक अस वांट टू हैव द न्यूएस्ट एंड द बेस्ट थिंग ऑल द टाइम। जिस तरह अब डिजिटल एरा है तो हम एडवर्टाइजमेंट होती है हर चीज़ की, और डिफरेंट सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं, तो जो कंज्यूमर हैं वो डिफरेंट चीज़ों को बाय करने की अर्ज होती है उनके अंदर, और वो न्यू हर हर दिन वो कुछ ना कुछ न्यू गुड्स, न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं बाय करते रहते हैं।
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवर कंजम्पशन। मीन्स कि हमें एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी हमारी जो सर्वाइवल पॉसिबल था, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर के अंदर या किसी एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट होकर हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसकी वजह से एट द एंड हमारे प्लेनेट को जो है वो हार्म हो रहा है। अब हम देखेंगे कि हाउ इट्स इफेक्ट, ओवर कंजम्पशन कैसे हमारे प्लैनेट्स को इफेक्ट कर रही है। द मोर वी कंज्यूम, द मोर नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड अप। हम जो भी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा जल्दी ही डिप्लीट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हम किसी नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो जो होगा वो जल्दी डिप्लीट हो जाएगा। और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जिसके अंदर अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात कर लें तो कोल और नेचुरल गैस, ये जो है नॉन रिन्यूएबल हैं। ये अगर एक बार ख़त्म हो गए तो हम इनको दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। एंड एज इट मैंशन है द फॉरेस्ट वाटर ऑयल, हम फॉरेस्ट को जो है ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्रीज या अर्बनाइजेशन के लिए हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ रहा है। सेकेंड इज इट क्रिएट मोर वेस्ट विच ends up in the landfills or pollute the environment। जब हम इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब हम ओवर कंजम्पशन करते हैं किसी भी चीज़ की, तो जाहिर सी बात है हम कोई चीज़ ज़्यादा लेंगे तो वो एट द एंड वेस्ट वेस्ट जब बनेगी तो वो वेस्ट कहाँ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मैंने पहले बताया कि रिसाइकलिंग कितने अपॉर्चुनिटीज़, इतने इंस्टीट्यूट नहीं है जो रिसाइकलिंग कर रहे हो, तो वो सारा जो सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वेस्ट बनते हैं, और वो वेस्ट कहाँ पे जाना होता है, लैंडफिल्स के अंदर। और इनडायरेक्टली वो फिर हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे होते हैं, पोलूट कर रहे होते हैं। Making and moving these products require a lot of the energy, adding to the pollution and the climate change। ज्यादा चीजें जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी एनर्जी यूटिलाइज होती है वो भी एक मायने में वेस्ट ही हो रही है, एडिंग टू द पोल्यूशन, और जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है और क्लाइमेट के अंदर चेंज आ रहा है। नेक्स्ट इज ओवर कंजम्पशन द ग्रोइंग क्राइसिस। ओवर कंजम्पशन जो है वो एक ग्रोइंग क्राइसिस कैसे है, विद द राइजिंग अर्बनाइजेशन पाकिस्तान फेसेस। पाकिस्तान के अंदर अर्बनाइजेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। 48% इंक्रीज इन द पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन सिंस 2010। जिस तरह हमने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था कि प्लास्टिक कंजम्पशन जो है वो शुरू से इतनी ज़्यादा नहीं थी। विद इन द पैसेज ऑफ ईयर जो है लोगों ने प्लास्टिक को कंज्यूम करना स्टार्ट की है। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2010 से लेकर अब तक पर कैपिटा 48% इंक्रीज हुए प्लास्टिक कंजम्पशन के अंदर। और आपको पता है कि एक प्लास्टिक बॉटल को कंज्यूम करने को डिग्रेड कर प्लास्टिक, पहली बात को वो डिग्रेड होता ही नहीं है। ठीक है। तो वो कार्बन को इमिट करता रहता है और उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो प्लेनेट है वो पोलूट होता रहता है। सेकेंड इज ग्रोइंग अर्बन वेस्ट जनरेशन ऑफ 20 मिलियन टन्स एनुअली। जो अर्बन एरियाज के अंदर जो वेस्ट जनरेशन होती है वो 20 मिलियन टन्स है, और वो 20 मिलियन टन्स जो है उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट जो है वो कंटेमिनेट हो रहा है। थर्ड इज ओनली 60% ऑफ द वेस्ट इज कलेक्टेड, लेस देन 5% इज रिसाइकल। जो ऊपर हमने फिगर देखा है 20 मिलियन टन्स, इसके अंदर से जस्ट 60% वेस्ट को ही कलेक्ट किया जाता है, और उसके अंदर से भी मिनिमम अमाउंट यानी 5% ही रिसाइकल किया जाता है। बाकी वेस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं डंप कर दिया जाता है, जो कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। सेकेंड, लेट्स सी दिस ग्राफ, टेक्सटाइल सेंड टू द लैंडफिल। जिस तरह हमने पढ़ा कि हम ओवर कंजम्पशन का कंज्यूमर ने ओवर कंजम्पशन का पैटर्न जो है वो फॉलो किया हुआ है, उन्होंने हर चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। अब हम अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो 1980s के अंदर देखें तो ये रेशो कम थी, लेकिन अब विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो 2020 में देखें तो ये रेशो इंक्रीज हो गई, मीन्स कि ओवर कंजम्पशन हुई है। तो जब इस इंडस्ट्री से लोगों ने ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बाय की हैं, तो वो जब उनका जो वेस्ट जनरेशन है वो भी ज़्यादा हुआ है। तो इस इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या प्लास्टिक या इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे जो भी वेस्ट जनरेशन होती है उसको डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है, और उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो पोलूट होता रहता है। और ये रेशो जो है वो 1980 के अंदर देखें तो वो कम थी, लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ ईयर ये रेशो जो है वो इंक्रीज होती रही है।
अब हमने 3 पॉइंट देखे, फास्ट फैशन, फूड वेस्ट एंड ओवर कंजम्पशन। अब ये 3 पॉइंट थे जो कि मेजरली हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी क्लाइमेट को पोलूट कर रहे हैं। अब वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे पोलूट कर रहे हैं, उसके कुछ मेजर एडवर्स इफेक्ट हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। Data show that consumer demand causes loss of 18.7 million acres of the forest annually, equivalent to 27 football field per minute। ठीक है। डाटा के अकॉर्डिंग 18.7 मिलियन एकड़ ऑफ द फूड जो होता है वो हर साल रिमूव कर दिया जाता है। यानी हर साल इतने फॉरेस्ट को वहां से रिमूव कर दिया जाता है, उसकी वजह से अगर 1 मिनट के अंदर 27 फुटबॉल फील्ड जो है वो जमीन से गायब हो रहे हैं। मतलब इतना एरिया फॉरेस्ट का क्लीन हो रहा है हर साल। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारी जो इसकी वजह से हमारे प्लेनेट को कितना हार्म पहुंच रहा है, और इसकी वजह से हमारी क्लाइमेट की कंडीशन जो है वो कितनी डैमेज हो रही है। सेकेंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। WWF की स्टडी के अकॉर्डिंग 69% डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन सिंस 1970 ड्यू टू द हाई कंजम्पशन पैटर्न। 69% डिक्लाइन हुआ है 1970 के बाद वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि ह्यूमन का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हो गया है। उन्होंने वाइल्ड लाइफ को डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए हंट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो दे आइवरी हंटिंग। एलिफेंट के जो आइवरी टीथ हैं उनको लेने के लिए जो हंटिंग की जाती है, उसकी वजह से, और डिफरेंट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिजम्स, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, उनको उनकी डिक्लाइन हुई है। उनकी जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, उसकी कमी आई है 1970 के बाद, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हुआ है। थर्ड वन इज वाटर स्केर्सिटी। WHO reports that overconsumption derives the freshwater withdrawal that exceed the natural replenishment by the 40% globally। और WHO की स्टडी के अकॉर्डिंग मतलब फ्रेश वाटर के अंदर भी कमी आई है, क्योंकि हम वाटर वेस्टेज जो है वो ज़्यादा है, ओवर कंजम्पशन हो रही है, जिसकी वजह से 40% जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन जो है विद इन पासिंग ईयर डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन वाटर स्केर्सिटी। ईपीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वाटर जो हमारे पास जो पानी की कमी थी वो 1970 के अंदर, उसके अंदर जो उसका जो थ्रेट था वो कम था, लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ ईयर 2023 के अंदर उसका जो थ्रेट था वो इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने ओवर कंज्यूम किया वाटर रिसोर्सेज को, या हमारे हैबिट्स की वजह से वाटर रिसोर्सेज पोलूट हुए हैं, कि जो वो वाटर की क्वालिटी नहीं रही, जिसकी वजह से वो वाटर ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए यूज नहीं कर पा रहे, वो वेस्ट हो रहा है। इसकी वजह से वाटर स्केर्सिटी की जो थ्रेट है विद इन द पासिंग ईयर वो इंक्रीज हो रहे हैं, और ये बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है। थर्ड इज क्लाइमेट चेंज, द रोल ऑफ आवर हैबिट्स। क्लाइमेट चेंज, अब हम ये क्लाइमेट चेंज मतलब हमारी और कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रही है। ड्राइविंग कार फ्रीक्वेंटली। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अगर हम लोग पहले जो विद इन द पासिंग प्रीवियस स्टडी के अकॉर्डिंग के जो ग्लोबल गैस ग्रीन हाउस इमिशन जो थी वो कम होती थी, बिकॉज पीपल प्रेफर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट नाउ अ डे एवरी वन इज यूजिंग हर ओन व्हीकल फॉर गोइंग हियर एंड देयर फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पजेज। दैट्स वाई जो रिलीज होता है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि इन व्हीकल से गैसेस रिलीज हो रही हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ऐसी ग्रीन हाउस, जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर ये रेशो जो है वो इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से फ्लडिंग होती है। अब हाँ, आप अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस हैं, अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशन इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर नहीं करते। हम लोग अपनी अपनी सेपरेट जो है वो कार्स वगैरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती है ज़्यादा। और ग्रीन हाउस गैस जब इमिशन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशन है। सेकेंड इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिवली।
अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी भी है वो एक रिसोर्स है, और हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जाती है नेचुरल रिसोर्सेज से, जिस तरह कोल एंड गैस से, ठीक है। अब हम हमारी डेली हैबिट्स के अंदर ये भी आता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब भी हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें फिर कोल एंड गैस ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके, ठीक है। जब कोल और गैस जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होंगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने में, तो फिर वो जो नेचुरल फॉसल फ्यूल्स हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे। और फॉसल फ्यूल जो हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये अगर एक बार डिप्लीट हो गए तो इनको जनरेट नहीं किया जा सकता। थर्ड इज फ्लाइंग ऑफन। अब जो हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, उसकी एरोप्लेन्स हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करने के लिए, उसकी वजह से ना लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिटेड। इधर भी यही होता है कि डेंजरस ग्रीन हाउस गैस इमिट होती हैं। अब जब ग्रीन हाउस गैस इमिट होती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा होती है। और इस तरह हमारे पास जो हमारी हमारी एटमॉस्फेयर के ऊपर जो ओजोन लेयर है, जो कि हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट कर रही है, उसको भी ये जाके डैमेज कर रही हैं। अब जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो लेवल जो है गैसेस का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे ओजोन लेयर के अंदर होल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब वो होल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो होल जब क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो यूवी रेज जो होती हैं वो अर्थ पे पहुंचना स्टार्ट हो जाती हैं। जब यूवी रेज अर्थ पे पहुंचना स्टार्ट हो जाती हैं तो वहाँ पे जो सर्वाइवल होता है उसके चांसेस कम होते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे डिफरेंट डेंजरस डिजीजेस अकर होना स्टार्ट हो जानी है, फॉर एग्जांपल कैंसर। अंटार्कटिका इस तरह के जो एरियाज हैं वहाँ पे ये जो होल्स है ये देखा गया, और उसकी वजह से स्किन कैंसर और डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जो है वो हो रहे हैं यूवी रेज की वजह से। तो हमारी एक छोटी सी हैबिट जो है वो कैसे हमें इतने हार्मफुल वे में हमें ना टारगेट कर रही है, और हमें डिफरेंट डेंजरस डेंजरस डिजीज के अंदर वो कर रही है। These action warms the earth, causing the extreme weather, melting glaciers and rising sea level। हमारे ये जो एक्शन है इनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी एक तो अर्थ का वेदर कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं तेजी से, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है, सी लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। हर आए दिन हमें फ्लड का जो होता है रिस्क होता है। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ लॉस। इसके अलावा हमारी जो जो एफर्ट्स हैं उनकी वजह से हमें नेचुरल और वाइल्ड लाइफ के लॉस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग आर सिटीज डिस्ट्रॉयड एनिमल हैबिटेट्स। जिस तरह हमने पीछे देखा कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है लैंड हासिल करने के पर्पजेस के लिए, इसकी वजह से एनिमल की हैबिटेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। पेस्टिसाइड एंड केमिकल किल्स द इंसेक्ट एंड बर्ड्स। अब जिस तरह हमने पीछे देखा कि फूड वेस्ट हो रहा है, या ओवर कंजम्पशन। तो अगर हम ज़्यादा फूड वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से पहले उस फूड को प्रोड्यूस कराने के लिए जो हमने पेस्टिसाइड और केमिकल्स यूज़ किए थे, उसकी वजह से हमारे पास जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, उनकी स्पीशीज जो हैं वो डैमेज हो रही हैं। और आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं ये पोलिनेशन का भी एक सोर्स होते हैं। अब जिस भी जगह पे इंसेक्ट्स और बर्ड की जो स्पीशीज होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो वहाँ पे प्लांट्स की और डिफरेंट प्लांट्स की डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जो होती है वहाँ पे वो भी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पोलिनेशन जो होती है उसकी रेशो कम हो जाती है। थर्ड इज नॉइस एंड लाइट पोल्यूशन फ्रॉम द सिटी डिस्टर्ब द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी हम कहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ डिस्पोज कर रहे हैं उसको सीज के वाटर बॉडीज के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो डैमेज हो रहे हैं। मैनी स्पीशीज आर नाउ endangered बिकॉज ह्यूमन हैबिट डिस्टर्ब देयर इन्वायरमेंट। और बहुत सी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ऐसी हैं जो अब इंडेंजर्ड हैं, क्योंकि हमारी हैबिटेट ने उनके लिविंग एनवायरनमेंट, उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं। Another is pollution, a growing problem. Plastic waste. We are so addicted to using the single use plastic। हम ना प्लास्टिक का यूज़ जो है वो बहुत आम हो गया, और हम इसको बहुत ही कॉमन समझते हैं कि ये हमें आइडिया ही नहीं है कि एक प्लास्टिक बॉटल को डिग्रेड होने के लिए कितना टाइम लगता है पहले तो। और इसकी वजह से इसके डिग्रेड होने के अंदर कितनी हार्मफुल गैसेस जो हैं वो इमिट होती हैं, और जो इन इवेंचुअली हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं।
जो हम प्लास्टिक वेस्ट यूज कर रहे हैं वो एंड अप एंड वो हम डंप कर रहे हैं किसके अंदर, ओशियंस के अंदर, डिफरेंट वाटर बॉडीज के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो मैरीन एनवायरनमेंट, मैरीन लाइफ जो है वो डैमेज हो रही है। सेकेंड इज एयर पोल्यूशन। बर्निंग फ्यूल इन कार, फैक्ट्रीज एंड होम पोllute द एयर वी ब्रीथ। जिस तरह हमने पीछे देखा कि ओवर कंजम्पशन हो रही है, फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज हैं, तो उसकी वजह से वो जो जो उनका उनकी गैसेस हैं, जो भी उनका वेस्ट है, वो एयर के अंदर जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो हमारी एयर की प्योरिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब जब वो एयर हम लोग सांस लेते हैं उसके अंदर, तो फिर वो एयर जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। और जिस तरह हमने पीछे देखा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से, जब ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है तो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है और हमारी जो क्लाइमेट की कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। वाटर पोल्यूशन, डंपिंग वेस्ट एंड यूजिंग हार्मफुल केमिकल पोल्यूट्स द रिवर एंड ओशियंस। अब जिस तरह हम लोग वाटर पोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अलार्मिंग इशू है। जो भी चीज़ होती है, जो भी वेस्ट है इंडस्ट्रीज का, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देखा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर 92% वेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली जो होता है वो वाटर बॉडीज के अंदर डाल दिया जाता है, वाटर बॉडीज बॉडीज के अंदर डंप कर दिया जाता है। अब ये जो वेस्ट हम लोग डंप करते हैं, ये वेस्ट जो होता है ये एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो फिशेस या जो भी एक्वेटिक एनिमल उस वाटर बॉडीज के अंदर रहता है, वो उन टॉक्सिक केमिकल्स या डाइज या इस तरह के जो पॉइजन होते हैं वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको इंगल्फ करते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। या जिनकी डेथ नहीं हो जाती, तो जब फिशिंग होती है या इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है जिसके जरिए से हम उन एनिमल्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, उन एनिमल्स को जब हम कंज्यूम करते हैं, तो फिर वो जो टॉक्सिक केमिकल्स, जो वेस्ट, जो वाटर, जो इंडस्ट्री से, जो हमारी हैबिट्स की वजह से जो उस वाटर बॉडीज में आए थे, वो हमारे ही अंदर वापस आ जाते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं, ये डाइज होते हैं, ये हमारी बॉडी में अकुमुलेट होते रहते हैं और ये हमारे उन जीन्स को ऑन कर देते हैं जो कि लेटेंट जीन होते हैं। लेटेंट जीन ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ऑफ रहते हैं, लेकिन जब अगर वो ऑन हो जाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर कैंसर की जो रेशो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आप खुद देखें कि विद इन द बैक 5 to 6 year or 6 year, the ratio of cancer in Pakistan is increasing day by day. Every second person is suffering from some type of cancer, either blood cancer, etc. And water pollution is polluting our environment, our planet as well. Real life example. Ton of the plastic waste in the oceans, marine animal eating plastic and dying. ये रियल लाइफ एग्जांपल मीन्स कि ये एक ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम खुद अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारे आसपास जो भी वाटर बॉडी है, चाहे वो वाटर है, लेक है, ओशियन है, सी, उसके उसके हर साइड पे आपको वेस्ट डंप किया हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये एक ऐसा वो है जो कि बहुत कॉमन है, और पाकिस्तान के अंदर वेस्ट वाटर डंपिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। सेकेंड इज Amazon रेन फॉरेस्ट श्रिंकेज। Amazon rainforest shrinkage, climate change faster and many species loses their home। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि एयर पोल्यूशन हो रही है जिसकी वजह से डिफरेंट गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर का पार्ट बन रही हैं। इसकी वजह से जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो चेंज हो रही है, और उसकी वजह से जो रेन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो वेरी कर रही है, जिसकी वजह से अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है वो भी श्रिंक हो रहा है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है उसका साइज पहले पहले जो था वो वास्ट था, लार्ज था, लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन हैबिट्स की वजह से जो उसका साइज जो है डे बाय डे श्रिंक हो रहा है। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली सारी जो स्पीशी हैं वो भी इनडायरेक्टली डैमेज हो रही हैं। तो हमारी जो एक्ट्स हैं, हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फास्ट फैशन इंडस्ट्री या इस तरह की हमारे जो छोटे छोटे हैबिट्स हैं उनकी वजह से हम कितना बड़ा रिस्क कॉज कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को, अपने प्लेनेट को, कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वो डे बाय डे श्रिंक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज और हमारे और भी डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। थर्ड इज ग्लेशियर मेल्टिंग।
ग्लेशियर मेल्टिंग भी हमारी रियल लाइफ एग्जांपल है। मींस कि हम आप लोग देखें कि जिस तरह अब फ्लड की कंडीशन है पाकिस्तान के अंदर, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। पहले पहले ऐसा नहीं होता था कि ना हर आए दिन ना फ्लड आता रहे, लेकिन अब हमारे जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से जो एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है वो वर्स होती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया के अंदर फ्लड आ जाता है। वाई आवर डेली एक्शन मैटर। अब इस सेशन का बेसिक मकसद यही था कि हम देखें कि हम अपने डेली एक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं और हमारा डेली एक्शन मैटर क्यों करता है। बिकॉज सबसे पहली बात, हाँ, जो चेंज होती है सराउंडिंग में वो तभी होती है जब हम अपने आप को चेंज करते हैं। और एवरी सिंगल डे आवर चॉइसेस, हाउ एवर वी ट्रेवल, वट वी बाय एंड हाउ वी यूज एनर्जी लीव अ मार्क ऑन द प्लेनेट। हर सिंगल डे हम क्या चूज कर रहे हैं, हम किस तरह ट्रेवल कर रहे हैं, हम क्या चीज बाय कर रहे हैं, और हम एनर्जी को किस रेशो में यूज कर रहे हैं, ये हर रोज हमारे प्लेनेट के ऊपर एक मार्क छोड़ जाता है। ठीक है। वी मे नॉट फील इट इमीडिएटली बट कलेक्टिवली आवर एवरीडे एक्शंस शेप द फ्यूचर ऑफ अर्थ। हमारी जो डेली लाइफ हैबिट्स हैं, हमें उससे आइडिया नहीं होता कि हम अपने प्लेनेट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन एट द एंड कुछ सालों बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी ही कुछ एक्ट्स की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और फिर वो नुकसान इनडायरेक्टली हमें ही पहुंचता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने ग्लेशियर मेल्टिंग की बात देखी, तो हमारे ही एक्टिविटी, जिस तरह हमने CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जिस तरह एयर एसी वगैरह यूज करके हम एसी एरोसोल्स इस तरह की चीजें हम लोग यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। अब हम लोग ये काम रोज करते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि हमारे इस छोटे से एक्ट से क्या हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। क्या हम सला फ्लड आएगा तो हम हमारा सब कुछ जो होता है वो डूब सकते हैं। हमें ये आइडिया नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी एक छोटी सी एक्ट है, हमें वो फील नहीं होता। लेकिन जब हम सब लोग वो एक्ट रिपीट करते हैं मल्टीपल टाइम, दैट देन एट द एंड वो जो होता है, वो जो हमारा छोटे से एक्ट का जो इतना बड़ा वर्स आउटकम जब निकलता है, फिर हम उसको सफर करते हैं। जिस तरह फ्लड, फॉर एग्जाम्पल, even the smallest step when multiplies by millions can create a powerful chain either to heal the planet or to harm it। अब एक छोटा सा भी स्टेप अगर हम लेंगे और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें मिलियंस, अगर मतलब मिलियंस पर्सन भी एक छोटा सा स्टेप भी लें, तो वो जब कलेक्टिव होगा, कलेक्टिवली जो होगा उसका इम्पैक्ट जो होगा वो पावरफुल होगा। तो ज़रूरत क्या है कि हमें एक वो छोटे से स्टेप लेने की ज़रूरत है। हमें अपनी डेली हैबिट्स को देखने की ज़रूरत है कि हम लोग कर क्या रहे हैं और हम लोग कर क्या कर रहे हैं, और हमारी डेली हैबिट्स कैसे हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे प्लेनेट को डिग्रेड कर रही हैं और हमारी लाइफ की क्वालिटी को जो है डिक्रीज कर रही हैं। जिस तरह हम वाटर पोllute कर रहे हैं, तो हमारी वाटर की क्वालिटी प्योरिटी है वो डिक्रीज हो रही है, लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, इस तरह हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, इस तरह की। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम अपने डेली एक्टिविटीज़ को देखें, उनको एग्जामिन करें, और उसके बाद हम अब छोटे छोटे स्टेप इंडिविजुअल लेवल पे लें। जब मिलियंस ऑफ पीपल इंडिविजुअल लेवल पे वो छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, तो उसकी वजह से जो चेंज होगी वो बहुत पावरफुल होगी, आइदर टू हील द प्लेनेट आर टू हार्म इट। वो या तो हमारे प्लेनेट को हील कर सकती है या उसको हार्म कर सकती है। अगर हम पॉजिटिव चेंज लेके आए अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपने डेली एक्शंस को थोड़ा सा चेंज करें, तो डेफिनेटली हमारे प्लेनेट की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो इन्हेंस हो सकती है। लेकिन अगर हमने ऐसे ही हैबिट्स को फर्दर नेक्स्ट फ्यू ईयर तक हमने कंटिन्यू किया, तो इट विल इवेंचुअली लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ आवर क्लाइमेट, आवर इन्वायरमेंट एंड आवर प्लेनेट। एंड अर्थ एक वाहिद जगह है जहाँ पे जिंदगी जो है वो पॉसिबल है। अगर हम अपनी डेली लाइफ के डेली एक्शंस को चेंज नहीं करेंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, तो फिर एट द एंड क्या होगा कि हमारा जो प्लेनेट है वो रहने के काबिल ही नहीं रहेगा। सेकंड, नेक्स्ट इज व्हाट कैन वी डू, मिनिमलिस्टिक अप्रोच। हमने देख लिया कि कैसे हम लोग
हमारी क्या क्या हैबिट्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को डी नेचर कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं। अब हम कर क्या सकते हैं डेली लाइफ, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को की क्लाइमेट कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक, टर्न ऑफ द लाइट एंड एप्लियंसेस, ठीक है, मतलब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं। अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से जितना हो सके उसको हमने अवॉइड करना चाहिए। रिसाइकल एंड कंपोस्ट, हमें रिसाइकलिंग की तरफ जाना चाहिए, मीन्स के हमें एक चीज को एक बार यूज करके उसको वेस्ट बिन के अंदर नहीं डालना चाहिए, उसको रिसाइकल करके उसको रीयूज करना चाहिए। बाय ओनली व्हाट यू नीड, इसको कहते हैं मिनिमलिस्टिक अप्रोच, मीन्स कि आपको जो चीज़ ज़रूरत है आपने वही चीज़ ही खरीदनी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब हम चीज़ें खरीदेंगे तो वो उसकी वजह से वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होगी। जिस तरह हमने ओवर कंजम्पशन में पढ़ा, आपने वही चीज़ खरीदनी है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, और हमने ओवर कंजम्पशन के पैटर्न को जो है वो अवॉइड करना है। हमने मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखनी है, यानी मिनिमल चीज़ों के अंदर ही एक सर्वाइवल को पॉसिबल बनाना है, ताकि हमारा जो वेस्ट जनरेशन हो वो कम से कम हो। बट सपोर्ट इको फ्रेंडली ब्रांड्स, अब लेट्स टॉक अबाउट मैनी ब्रांड, देयर मैनी ब्रांड विच आर सेलिंग मैनी clothes product different products, but we have to support only eco-friendly brand। इको फ्रेंडली ब्रांड्स वो ब्रांड्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऐसी मटेरियल से बनाए जाते हैं, या उनके प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि जो हम बाय करके जब हम उसको वेस्ट के अंदर फेंक देते हैं तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। We don't avoid supporting those brand who are producing the product which are unable to degrade by microbes or by certain activities, such as bioremediation etc। वी हैव ओनली टू सपोर्ट द इको फ्रेंडली ब्रांड। इससे होगा क्या कि अगर हम इको फ्रेंडली ब्रांड्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो इनडायरेक्टली दूसरे ब्रांड भी अपने आप को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से हमारे प्लेनेट की हेल्थ जो होगी वो इंप्रूव होगी। नेक्स्ट इज चूज लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स, फिक्स देम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग। लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स आपने यूज करने हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, ताकि आपको बार बार खरीदने की जरूरत ना पड़े। रिड्यूस फूड वेस्ट को रिड्यूस करें। जो एनुअली जो हम इतना ज़्यादा फूड को वेस्ट कर रहे हैं उसको रिड्यूस करेंगे तो मिथेन गैस जो होगी वो प्रोड्यूस नहीं होगी, डिफरेंट और हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होंगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट होगा वो सेव हो सकता है। बाय लेस वही है कि मतलब कम से कम चीज़ों को आप खरीदें, ताकि जो वेस्ट जनरेशन हो वो कम हो। जब क्यों वेस्ट जनरेशन कम होगी तो लैंडफिल्स के अंदर डंपिंग जो होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट होगा उसकी जो सेफ्टी जो होगी वो इंश्योर कर सकते हैं। Next, your daily choices write the Earth's future. Will you be the generation that save it, are the one who stood and watched it fall? ठीक है, हमारी जो डेली लाइफ की चॉइसेस हैं वही हमारे जमीन के फ्यूचर को डिसाइड कर रही हैं। अब ये फैसला आप लोगों ने करना है और मैंने करना है कि हम या तो हम वो जनरेशन हो सकते हैं जो कि अपनी डेली लाइफ की एक्शंस को एनालाइज करें और उनको चेंज करें, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें, या तो फिर हम एक ऐसी जनरेशन भी हो सकते हैं कि इन्हीं एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते रहें और अपने इन्वायरमेंट, अपने प्लैनेट्स को डिग्रेड होता हुआ देखें। द प्लैनेट इज आवर ओनली होम, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट बिफोर इट टू लेट, बिकॉज द फ्यूचर इजंट रिटन येट, इट्स इन आवर हैंड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्स के अंदर सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा पोर्शन है जो कि जहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस हैं, इसके अलावा हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। फॉर सपोज अगर हम अपनी इन्हीं एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से हमारा विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर हमारा जो प्लेनेट की जो कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स हो जाएगी। फ्लडिंग, हीट वेव्स, अर्थक्वेक, इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस होंगी, तो यहाँ पे सर्वाइवल के पॉसिबल नहीं होगा। देन वेयर विल वी गो? देन वी वी हैव ओनली अर्थ which is our home. We have no other space to survive in the universe. Then we will conclude this presentation with be the change, lead the way, save the earth। आज का जो सेशन था उसका बेसिक मकसद ये था कि हम इंडिविजुअल लेवल पे आके सोचें कि हमारी कैसी जो हम माइन्यूट माइन्यूट हमारे एक्ट्स हैं जो कि हमें फील ही नहीं होता, लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे डिग्रेड कर रहे हैं और कैसे वो हमारी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है। तो
और कैसे हम उन एक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि हम अपने प्लेनेट की जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें और हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकें, और हम इस तरह के अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशन को फेस ना करना पड़े. सो लेट प्रॉमिस टू बी दैट वी विल ब्रिंग दैट चेंज. We have to do all these things on individual level. When we will do something on individual level, many people will do, and it will be multiplied, and inshallah it will have very positive impact on our planet, and we will enjoy the quality of life we deserve. That's all from my side. If anyone has any question, then drop it down in the chat box. Thankful of Ms. Noor Nayab, dedicated researcher, passionate biotechnologist with expertise in proteomics, genomics, and health biotechnology. She was presenting today's session. It will open our eyes, and ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो कि हमारे लिए डेली लाइफ के अंदर कैसे चेंजिंग ला सकते हैं और इंडिविजुअल के तौर पे हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं. आई एम अगेन थैंकफुल टू यू. Actually, now move next step. What is the main purpose of Eco Revival Pakistan? जो इनके फाउंडर हैं इको रिवाइवल पाकिस्तान के मैडम खदीजा एंड को फाउंडर सर जैनुल आबिदीन. एंड द मेन पर्पस ऑफ इको रिवाइवल पाकिस्तान इज इट इज़ अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अवेयरनेस एंड रेजिंग अवेयरनेस है और प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. जैसा कि नाउ आडेज आवर इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस एक बिग इशू है. इसको हमने कैसे ओवरकम करना है एज अ इंडिविजुअल, कैसे वर्कआउट करना है एज अ टीम, कैसे हमने वर्कआउट करना है. तो मेन पर्पस हमारा इको रिवाइवल पाकिस्तान का ये हमने, जैसा कि आज मैडम सनोबर नायाब ने कहा कि हमने अपने एक एक एक्टिविटी को नोट आउट करना है. कोई चीज़ हम बाय कर रहे हैं, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम कहीं पे जा रहे हैं, तो हाउ मूव दैट कि हम क्या ये हमारा स्टेप इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है या हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये किस तरह बेहतर, हम इसका बेस्ट वे क्या हो सकता है, हम इसको किस तरह इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन का ज़रिया बन सकते हैं. आई होप सो यू गेट इंफॉर्मेशन एंड ये सेशन हैं और वेबिनार्स मैंडेटरी हैं. जाती every person must be participant to find this letter के अंदर each and everything will be mentioned. तो हमारे और हमारे जो फर्स्ट 3 टॉप पार्टिसिपेंट होंगे जो कि एक्टिव होंगे और हमारे लिए एक बेस्ट आइडिया डेवलप करेंगे इन्वायरमेंट के लिए, बेस्ट आइडिया देंगे, उनके लिए कैश प्राइज भी होगा फर्स्ट 3 विनर के लिए. तो काइंडली इसको जितना हो सके पॉजिटिवली सेशन से नॉलेज को गेन आउट कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, यूथ के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेनिफिशियल हो. क्योंकि नाउ अडेज इन्वायरमेंटल चैलेंजिंग एक बिग इशू है. इफ अगर हमारी यूथ ने इसके ऊपर वर्कआउट ना किया, हमने इसके ऊपर वर्कआउट ना किया, तो हमारे लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा सर्वाइव करना. तो आई होप सो इसके लिए हम बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा. इसके लिए आप लोगों ने अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दिया गया है. और नेक्स्ट अगर किसी का क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में कर सकता है, हैंड रेज आउट कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन regarding to Eco Revival Fellowship? If any person have any question, then you can write in chat box.
आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Do you think that our society has a role to play? Because there's like a little factor here. We gotta have big weddings. We have to have the biggest hall book and large amounts of people gathered, even if they're not related to you. And then food is not even according to the number of guests, it's double that. So everything is wasted. What do you have to say about that? सॉरी मोहम्मद जुनेद, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी। आप काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें या चैट बॉक्स के अंदर लिख दें। Chat box में already mentioned है मैम ये question. मैम मोहम्मद जुनेद का क्वेश्चन है, do you think our society plays a role in food waste culture? They promote big weddings and invite so many irrelevant people. यस यस वी डू, आई थिंक, नहीं, आई एम श्योर अबाउट इट। आप एक स्टडी के अकॉर्डिंग भी यही देखा गया है कि मोस्टली जो फूड वेस्टेज है वो वेडिंग्स के अंदर हो रहा है और डिफरेंट पार्टीज के अंदर हो रहा है, और सोसाइटी का इसके अंदर रोल है। बिकॉज सोसाइटी का इस तरह का रोल है कि फॉर एग्जांपल हम वेडिंग्स के अंदर उन लोगों को भी बुला लेते हैं जिनके साथ इतना कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता। जिस तरह हमने पहले बात की कि सोसाइटी सोशल प्रेशर की वजह से हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि इनडायरेक्टली हमारे क्लाइमेट कंडीशंस को जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं। हम सोसाइटी के प्रेशर के अंदर आके भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, इरेलीवेंट पीपल को इनवाइट करते हैं सोशल प्रेशर की वजह से। देन फिर क्या होता है कि मिसमैनेजमेंट एटसेट्रा हो जाती है और उसकी वजह से फूड वेस्टेज हो जाता है। और एट द एंड फिर हाँ, ये सब कुछ जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे प्लानट को डिग्रेड कर रहा है। Shafi Ahmed, you raise your hand. You have a question? You can ask. Yes, sir. Assalamu alaikum, first of all, to everyone. And a very thought-provoking session, I must say, because there was a moment of thinking for me too, because we have been taking sessions for the last week, and I was thinking that we have been actually talking about sustainability and moving towards a more sustainable resources rather than just consuming the non-renewable resources. So when Sanobar said that the electricity and the overconsumption of electricity actually also harm our planet, that was a moment of thinking that we are talking about moving towards electricity, and that electricity is also being generated with fossil fuels. So I think it is a cycle and it is a chain that we people need to think. इससे पहले ये पॉइंट मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आया था, और आज मैं थोड़ा इस पे सोचने में मजबूर हुई हूँ, क्योंकि हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है हमने और ये करना है। मेरा थोड़ा सा सवाल फूड मैनेजमेंट के हवाले से था, और वो ये कि सनोबर ने बात की कि बहुत सारा फूड वेस्ट होता है इंडिविजुअल लेवल पे, तो बिल्कुल आई एग्री विद इट, बट आई जस्ट वांट टू नो इफ़ यू कुड प्रोवाइड सम इनसाइट्स ऑन हाउ टू एक्चुअली रिड्यूस द सप्लाई चेन इनएफिशिएंसी। जो एक्सपायरी डेट्स होती हैं हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स की, या जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, और हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो कैसे उसको मैनेज कर सकती हैं? जिस तरह आपने बताया है कि ऐसी प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायरी डेट जो है वो होती है, कम होती है, ठीक है, मतलब कम टाइम तक ही हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये
तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे जो रिसर्चर हैं या इस तरह के वो हैं, उनको ऐसी चीज़ें जो होती हैं प्रोडक्शन के अंदर, ये तो ऐसा प्रोसीजर है कि करना चाहिए कि उन चीज़ों की ना शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर लें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट जीन्स को एडिट वगैरह किया जाता है, जिसकी वजह से जो उनकी जो प्रोडक्ट की है शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो डैमेज जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, ज़्यादा अरसे तक वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो कंजर्व रह सकते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो फूड वेस्ट होता है वो कम होता है। फूड वेस्ट की बात भी है और डिफरेंट और प्रोडक्ट्स भी हैं, जिस तरह फार्मास्यूटिकल डिफरेंट और चीज़ें हैं जो कि उनकी हम शेल्फ लाइफ डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ जो होती है वो हम ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा अरसे तक हम उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और वो वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाती है। और इसके अलावा उसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियली भी हमारी ना ये चीज़ काम आती है कि हमें बार बार कोई ऐसी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी होती हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी और उनकी उनकी ड्यूरेबिलिटी और उनकी शेल्फ लाइफ इन्हांस्ड होती है। Okay, thank you so much. Next, Dr. Nazakat Ali, you can ask your question. Assalamu alaikum. My name is Dr. Nazakat Ali. I'm from Quetta. Basically, we are working on the textile waste recycling. और मेरा क्वेश्चन मैंने चैट बॉक्स में भी भेजा था। तो क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली जो सॉलिड वेस्ट है उसको तो हम रिसाइकिल कर लेते हैं या रिप्रोड्यूस कर लेते हैं उसको। मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड द माइक्रोफाइबर्स एंड इट्स रिलीज इन सॉइल, वाटर एंड एयर। तो उस हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर कर लें काइंडली। थैंक यू। हमने यहाँ पे बात की है माइक्रो प्लास्टिक्स की। माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं वो जब हम वो होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी वजह से ना माइक्रो प्लास्टिक शेड होते हैं। ठीक है, 65% ऑफ द माइक्रो प्लास्टिक शेड होते हैं और वो हमारा इल्यूट होके वेस्ट वाटर बॉडीज के अंदर चले जाते हैं। अब ना सबसे पहले तो उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उनको करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके उनकी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर बॉडीज के अंदर आपके पास जो माइक्रो प्लास्टिक की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हम उन वाटर को पुट करके और उसको ट्रीट करके वो जो टाइनी पार्टिकल जो वेस्ट जो माइक्रो प्लास्टिक है उनको हम रिमूव कर सकते हैं, और 80 to 90% ऑलमोस्ट जो माइक्रो प्लास्टिक है वो उस वाटर से रिमूव हो सकते हैं, और वो वाटर जो होता है वो फिर हम यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए या किसी और पर्पजेज के लिए। और इसके अलावा भी डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए ना हम माइक्रो प्लास्टिक को रिमूव कर सकते हैं, जिस तरह एडवांस फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। ये प्रोसेस है, ये नैनो फिल्टर, इसके अंदर ना नैनो फिल्टर्स लगे हुए होते हैं और मेम्ब्रेन चैम्बर्स और फिल्टर्स होते हैं, और ये जो रिसर्च लैब होती है उस वो जो फिल्टर्स होते हैं, वो जो नैनो फिल्टर्स होते हैं, वो उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक को रिमूव कर देते हैं। और पे के ज़रिए हम माइक्रो प्लास्टिक को किसी भी सैंपल से, किसी भी वाटर सैंपल से हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होते हैं, वेस्ट वाटर प्लांट्स लगाना और डिफरेंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम उस चीज़ को ही ख़त्म कर दें या उसको कम कर दें जो कि माइक्रो प्लास्टिक को रिलीज़ कर रही है, ताकि हम कम से कम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकें, उसको हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकें। सॉरी आप अपना फॉर सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, दैट्स डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया।
मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हटके है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स माइक्रो या नैनो लेवल पे तो ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के हवाले से पूछ रहा था कि अगर सॉइल के अंदर कोई माइक्रोप्लास्टिक्स हो या नैनो लेवल पे हो या वाटर के अंदर वाटर बॉडीज में हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोटोकॉल है और क्या प्रोसीजर है? शुक्रिया। Next, Mizab Shahid, you can ask your question. Mizab Shahid, you can ask your question now. डॉक्टर नज़ाकत अली, आपका क्वेश्चन ये है कि हम मतलब किसी भी सैंपल के अंदर, वाटर सैंपल या सॉइल सैंपल के अंदर हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक प्रोड्यूस प्रेजेंट हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल, यस, दिस इज द क्वेश्चन। जी, इसको भी हम ना डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक रिवर है जिसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री से वेस्ट जो है वो वहाँ पे डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक होंगे। अब हमें वहाँ पे उस वाटर सैंपल के अंदर कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक है? तो हम उस रिवर से या उस वाटर बॉडी से वाटर का सैंपल ले लेंगे और उसको ना डिफरेंट केमिकल, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर उसको डिफरेंट साल्ट सोल्यूशन के अंदर आप उस सैंपल को लैब के अंदर मिक्स करें, तो जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं वो ना लाइट इन वेट होते हैं, वो फ्लोट करना स्टार्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर हमने सॉइल का सैंपल लिया है या डिफरेंट और कोई सैंपल लिया, तो वो जो होते हैं वो फ्लोट नहीं करते, वो नीचे, और जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं वो उनकी सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, जिसको हम ना डिफरेंट टेक्निक के जरिए, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड फ्लोट हो रहा है ये आइदर क्या चीज़ है। फिर हम उसका क्वांटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है ये माइक्रोप्लास्टिक है। एंड देन फिर वी विल मूव टू सॉल्व इट, टू रिड्यूस और टू इमिट द माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम दैट सैंपल। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट जिस तरह मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की, तो FTIR फ्लोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि आपको ये कंफर्म कर देती हैं कि आपके जो वाटर सैंपल है उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक हैं। और फर्दर कुछ और टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस वाटर बॉडीज के अंदर या इस वाटर सैंपल के अंदर उनकी कंसेंट्रेशन कितनी है। देन जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसको सॉल्व करने की, उसको वहां से क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके पूछ लें। I have a question not regarding the session, but I just want to ask that the plantation drive was being planned that some of the universities will get open in August, but our university will be having the vacations till August, and it would be opening in September. So how can we conduct the plantation drive, or there is some other option for us? ये आपको ये सब चीज़ें ना आपको मैम तहसीन ही बता देंगी। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट ना कर सकें। हर चीज़ ना देख के की जाएगी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, वो डिफरेंट टाइम पे ओपन हो रही हैं, तो सब चीज़ें प्लान्ड होंगी, वो आपको बता दिया जाएगा। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिसकी वजह जो आप मिस करें। आप इंशाल्लाह सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकेंगी। सो नो वरी एट ऑल, जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा इस बारे में। Okay, thank you so much. ठीक है कि जब हमारा ये फेलोशिप हो जाएगा तो फिर हम आपको वो हैंड्स ऑन देंगे एक्टिविटी कि आप प्लांटेशन ड्राइव करें।
तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं भी खुली हुई तो आप अपने जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी इस तरह से कर सकते हो। आप ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करो और फिर आप वहाँ पर प्लांटेशन टाइप करो। तो वो हम आप लोग के ग्रुप्स तब बना के जिसके लिए जो नियरेस्ट पॉसिबल वे होगा तो वहाँ पे ग्रुप्स बन जाएंगे आप लोगों के, जो आप पूरे फेलोशिप में हैं। तो फिर आप लोग इकट्ठे होके एक जगह पे प्लांटेशन टाइप कर सकते हो। तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम आपको गाइड करेंगे जब हमने करना होगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों को बस ये कि आप लोगों ने सेशंस टाइम पे अटेंड करने हैं और मिस नहीं करना। अगर किसी ने मिस किया है तो वो इस वीक में सारा कवर अप कर ले, क्योंकि इस वीक के बाद से फिर हम रिमूव कर देंगे अगर कोई बहुत देर के लिए इनएक्टिव रहा बंदा। प्लस एक और चीज़ कि हमारे पास कैश प्राइस भी है जो टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लस जो हमारे पास ऐसा आइडिया लेके आएंगे जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करे, तो हम आपको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कैश प्राइस देंगे। तो ये चीज़ आप साथ साथ सोचते रहें ताकि जब हमने आपको उस आइडिया लेना हो तो आप लोग धड़ल्ले से बहुत मज़े का आइडिया दे दें, ताकि आप लोग वो जीत सकें। और आप लोगों के लिए ही ये है कि आप लोग सीखें, खुद एजुकेट हों और आप अपनी कम्युनिटी को भी एजुकेट करें और कोई एक्शन लें। तो बस यही है। आखिर में निज़ाब का क्वेश्चन है, तो फिर हम वो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ कैन वी कोप विद द इशू ऑफ फास्ट फैशन इन केस ऑफ पॉपुलस कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। एनी लिविंग एग्जांपल ऑफ इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड, कि जहाँ पर हम इतना फास्ट फैशन यूज कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास कोई इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर इको फ्रेंडली ब्रांड्स पहले तो मतलब उनका इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब ना विद इन द पैसेज ऑफ टाइम लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है। तो कुछ ब्रांड्स हैं जो अभी इतने ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन लो लेवल पे उन लोगों ने ना काम स्टार्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ऑरा क्राफ्ट एक ब्रांड मैंने देखा था जिसके अंदर ना हैंडमेड ऑर्गेनिक सोप्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस तरह की ना चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी जब पैकेजिंग थी वो प्लास्टिक फ्री थी, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जनरेशन भी कम थी और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ किए जाते थे। और इसकी प्रोडक्शन लोकल लेवल पे हो रही थी, लेकिन इसकी ये एक तरह का इको फ्रेंडली ब्रांड ही कंसिडर किया जा रहा था। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फिर जी फातिमा, जिस तरह हमारी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और हमें है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करें, उस तरह हमारी जो ब्रांड्स हैं, क्योंकि ब्रांड्स को कस्टमर्स चाहिए, कस्टमर्स हमें, और कस्टमर्स को सेटिस्फाई वो करेंगे तो ही कस्टमर्स उनकी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो जो है अब पूरा पूरी जो कम्युनिटी है वो इको फ्रेंडली चीज़ों के बारे में बात करती है, तो वो प्रेफर यही करते हैं कि हमारे पास इको फ्रेंडली चीज़ ही है। तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये अगर ना भी करना चाहें तो भी ये प्रेशराइज हो जाते हैं कि आप ये कोई इस तरह की इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें। और हमारे मोस्टली ब्रांड्स जो है वो टोट बैग टाइप चीज़ बनाते हैं, जिससे हमारे पास लाइक वो इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो। और इवन जो आपने बताया कि वो हमारे पास बैग्स होते हैं कि जिसको हम एज अ सीड भी हम उसको लाइक प्लांट कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी इस तरह की एग्जांपल्स हैं। आप लोग बल्कि एक काम करें कि इस सेशन के बाद आप थोड़ा सा सर्च आउट करें और फिर आप जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें ये चीज़ डिस्कस करें कि कौन सा ब्रांड आपको लगता है या आप कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हैं जो आप खरीदते हो, इस वजह से कि वो इको फ्रेंडली है नहीं है। तो इस पे आप छोटी सी आपस में डिस्कशन कर लें ताकि ये जो आप लोगों ने इस पूरे सेशन में सीखा है वो आप लोग
ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लें और फिर वो आप लोग इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दें। तो आई गेस हमारा वही आखिरी क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोगों से फिर मिलते हैं। कल आप लोगों का वेबिनार है और वेबिनार के लिए आप लोगों को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो आप लोगों ने बस वो वेबिनार ज्वाइन करना है। आप लोगों को ईमेल के थ्रू वो आ जाते हैं, तो आपने बस वो ज्वाइन करना है और काइंडली सेशन और वेबिनार दोनों अटेंटिवली ज्वाइन किया करें और जो अटेंडेंस है उसकी फिक्र ना किया करें। वो आप लोगों की हो जाती है, वो हम किसी एक पॉइंट पे शेयर कर देते हैं। तो अगर किसी की मिस भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, हम बाद में भी शेयर करके आप लोगों से अटेंडेंस ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। फिर स्नोबर बस एंड करते हैं।